हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप 12th एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिदिन दोपहर 12 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव क्लास दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। और ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का जो लाइव क्लास हो रही है वह रूटीन वाइज हो रही है। दोस्तों, आज है दिन सोमवार और सोमवार के दिन हम लोग फिजिक्स सीखते हैं। उसी तरह से दोस्तों मंगलवार को केमिस्ट्री, बुधवार को बायोलॉजी और गुरुवार को 100 मार्क्स हिंदी, जो साइंस, आर्ट्स एवं कॉमर्स सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए समान है। उसके बाद दोस्तों शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार ये सभी दिन आर्ट्स के क्लास चलती है। तो आप लोगों के लिए सोमवार से गुरुवार तक डेली लाइव क्लास दोपहर 12 बजे होती है, वो भी रूटीन वाइज। आज है सोमवार, तो सोमवार को हम लोग फिजिक्स से देखेंगे, इसलिए आप लोग जरूर जुड़े क्योंकि डेली लाइव क्लास दोपहर 12 बजे हो रही है। और आज का क्लास हम लोग फिजिक्स का है और फिजिक्स का पार्ट 7 है। ध्यान देंगे, फिजिक्स का पार्ट 7 है जिसमें हम लोग वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में देखेंगे। इससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जितने भी बनेंगे उतना का डिस्कशन करेंगे। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर साफ लिखा गया है क्लास 12 फिजिक्स VVI ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर जो नए हैं वो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करते रहेंगे क्योंकि आप लोग लाइव क्लास देख रहे हैं, इसलिए वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, उससे जरूर जुड़ जाए और हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो जरूर देंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामने बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों कि जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है। क्वेश्चन को समझेंगे। जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाते हैं, जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं दोस्तों, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, तो उसका क्या करा, किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाते हैं उससे, तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होगी, क्या होगी, वामवर्त, दक्षिणावर्त, कभी वामवर्त तो कभी दक्षिणावर्त, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न दोस्तों, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें कि जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव अर्थात साउथ पोल दूर ले जाता है तब उसमें जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा है उसकी दिशा क्या होगी। सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए तो याद रखें दोस्तों, कभी भी किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाएंगे तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा वामवर्त होगी। कैसे होगी दोस्तों, वामवर्त। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों, दक्षिणावर्त माने दायां होता है, वामवर्त माने बायां होता है, ठीक है। वामवर्त होगी, किधर होगी दिशा प्रेरित धारा की, तो वामवर्त। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। कहता है एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि, कह रहा बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। कहता है एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, एक क्लोज कंडक्टर, ठीक है, बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है। कैसे दोस्तों, केवल चुंबक गतिशील होगा तो, केवल चालक गतिशील होगा तो, या चुंबक और चालक दोनों गतिशील होगा, या चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो। कैसी होगी दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न, उसमें सभी लोग बताएंगे कि एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है, किस तरह से। तो याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया एक क्वेश्चन था, आप याद रखेंगे। चुंबक और चालक की क्या होनी चाहिए, आपेक्षिक गति होनी चाहिए। इस तरह से होनी चाहिए दोस्तों, आपेक्षिक गति, ठीक है दोस्तों। इसका एक गति इधर होना चाहिए तो एक गति इसे आपेक्षिक, एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए, तब उसमें हम विद्युत धारा को उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसलिए याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, चालक और
चुंबक के बीच क्या होना चाहिए? अपेक्षित गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यह क्लास आपको अच्छा लग रहा तो बिल्कुल जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहता है दोस्तों, प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। जैसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होते हैं दोस्तों, तो उसी में कह रहा है प्रेरण कुंडली से प्राप्त होते क्या? उच्च धारा, प्रबल विद्युत वाहक बल, निम्न धारा, प्रबल विद्युत वाहक बल। प्रबल माने स्ट्रॉन्ग होता है दोस्तों, प्रबल माने स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो कहता है उच्च धारा, प्रबल विद्युत वाहक बल। ऑप्शन बी कहता है निम्न धारा, प्रबल विद्युत वाहक बल। और ऑप्शन सी कहता है प्रबल धारा, निम्न विद्युत वाहक बल। बढ़िया समझेंगे, इसमें विद्युत वाहक बल को निम्न कर दिया, कम कर दिया है। निम्न धारा और निम्न विद्युत वाहक बल दोनों को निम्न कर दिया है। तो सभी लोग बताएंगे कि क्या हो सकता है आंसर दोस्तों। सबसे पहला ऑप्शन में है हाई, उच्च धारा और प्रबल विद्युत वाहक बल दोनों होना चाहिए, मजबूत स्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन बी में है धारा निम्न है और विद्युत वाहक बल उच्च है, मतलब प्रबल है। ऑप्शन सी में है कि धारा मजबूत है और विद्युत वाहक बल निम्न है, कम है। और ऑप्शन डी में दोनों ही कम है। तो क्या आंसर सही होगा? प्रेरण कुंडली से प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है दोस्तों? सभी लोग उत्तर दें तो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। प्रेरण कुंडली से निम्न धारा एवं प्रबल विद्युत वाहक बल प्राप्त होती है। याद रखेंगे, प्रेरण कुंडली से निम्न धारा एवं प्रबल विद्युत वाहक बल प्राप्त होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों, क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा BLV, B के स्क्वायर, L स्क्वायर भी, या शून्य, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताएंगे कि क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। आप लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोग लाइव क्लास कर रहे हैं, इसलिए वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन होगा, उसमें आप उत्तर देते रहें और अंत में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, प्रयास करते रहेंगे दोस्तों। तो याद रखेंगे, क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान BLV होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों, अनयोन्य प्रेरण जिसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का एसआई मात्रक है। क्या होगा अनयोन्य प्रेरण का एसआई मात्रक? हेनरी, ओम, टेस्ला, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बार बार पूछा है एग्जाम में, इसलिए आप लोग सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि अनयोन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन का एसआई मात्रक है, क्या है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे हेनरी। क्या होगा दोस्तों? हेनरी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। याद रखेंगे कि अनयोन्य प्रेरण का एसआई मात्रक हेनरी होता है, म्यूचुअल इंडक्शन का एसआई मात्रक होता है हेनरी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है? बहुत बढ़िया दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कौन नियम आधारित है? लेंज का नियम, या फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम, एम्पियर का नियम, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर देंगे। कहता है कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, अर्थात ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ही कौन नियम आधारित है? लेंज का नियम, फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम, एम्पियर का नियम, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ डीज। सभी लोग उत्तर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, याद रखेंगे लेंज का नियम है जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। याद रखेंगे लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। और दोस्तों आप लोगों के लिए डेली लाइव क्लास दोपहर 12 बजे होती है और रूटीन वाइज होती है, इसलिए प्रतिदिन 12 बजे जरूर जुड़ें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे बजा दें, ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है बाबू, चुंबकीय प्रेरण के समय साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। चुंबकीय प्रेरण के समय साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। क्या? गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, या कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है।
कहता है चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से, कहता है चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होगा दोस्तों? गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र या कोई नहीं? सभी लोग उत्तर दें। चलिए तो याद रखेंगे दोस्तों, चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर क्या उत्पन्न होगा दोस्तों? तो वैद्युत क्षेत्र। क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देंगे, कहता है चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ, चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? वैद्युत क्षेत्र। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे दोस्तों, बार बार का जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ही आप लोगों को बेहतर होगा। आप मान चलें कि यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आया है और आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो जो आप उत्तर देंगे वही यहाँ उत्तर दें दोस्तों, क्योंकि यहाँ उत्तर देने के बाद आपको एक बार सुधारने का भी मौका मिलेगा, मगर एग्जाम हॉल में यह प्रयास करेंगे तो जो होगा जो हो जाएगा। इसलिए आप लोग प्रयास करते रहें और एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस करते रहें। आप लोगों के लिए डेली लाइव क्लास एग्ज़ाम तक चलाया जाएगा, एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस करवाया जाएगा, इसलिए आप लोग डेली जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर देखते हैं दोस्तों, कार्य करता है क्या? केवल डीसी अर्थात डिस्ट धारा जिसको डायरेक्ट करंट है, केवल डीसी के लिए कार्य करता है, या केवल एसी अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो पोल पर से जो बिजली लाते हैं वो क्या होता है? एसी होता है, या एसी और डीसी दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर कार्य करता है। चलिए तो याद रखें दोस्तों, ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर केवल डीसी कार्य करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। याद रखेंगे, ट्रांसफार्मर केवल डीसी कार्य करता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? जो ट्रांसफार्मर में क्रोड रहता है दोस्तों, उसको बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन है? मुलायम इस्पात, या तांबा, या स्टेनलेस स्टील, या अल्निको? क्या होगा दोस्तों ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ? आप लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि ट्रांसफार्मर का जो कोड है उसको बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ क्या होगा? उत्तर देते रहें दोस्तों आप लोग। चलिए जितने भी लोग जुड़े हुए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों, ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ मुलायम इस्पात होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आज हम लोग साइंस से देख रहे हैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें हम लोग फिजिक्स का पार्ट 7 देख रहे हैं। ध्यान देंगे, आज का क्लास फिजिक्स का पार्ट 7 है। अगर आप चाहते हैं कि पिछले सभी क्लास को देखें तो इंटर एग्जाम के प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, तप्त तार एमीटर मापता है। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का क्या? हाई वैल्यू उच्चतम मान, एवरेज वैल्यू औसत मान, मूल औसत वर्ग धारा, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तप्त तार एमीटर है जो प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है? सभी लोग बताएंगे कि तप्त तार एमीटर प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है दोस्तों? उच्चतम मान, औसत मान, मूल औसत वर्ग धारा, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देते रहें। चलिए तो याद रखेंगे दोस्तों, तप्त तार एमीटर मापता है, क्या मापता है? प्रत्यावर्ती धारा का तो औसत मान। क्या मापता है दोस्तों? औसत मान, एवरेज वैल्यू मापता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों, किसी ऊंचाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट हैं, तब क्या होगा? किसी स्टेप अप, जिसको क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तब क्या होगा? N1 ग्रेटर देन N2,
या N2 ग्रेटर देन N1 या N2 इक्वल टू N1 या N1 बराबर 0। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे दोस्तों, स्टेप अप किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं। मान लीजिए कि दोनों में अलग अलग लपेटा लगाया गया, जो लपेटा जाता है तार दोस्तों, तो वही कह रहा है कि किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट हैं, तब क्या होगा, N1 ग्रेटर देन N2 या N2 ग्रेटर देन N1 या N2 इक्वल टू N1 या N1 इक्वल टू 0। क्या होगा दोस्तों जब N1 और N2 लपेटे हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, जब कभी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2, ध्यान दें N1 है जो प्राइमरी का है, N1 है जो प्राइमरी का है और N2 है जो सेकेंडरी का है। तो जब प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट हैं तब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेंगे N2 ग्रेटर देन N1 हो जाएगा। N2 बड़ा होगा N1 से, N2 अधिक होगा N1 से, क्योंकि सेकेंडरी का अधिक और प्राइमरी का कम। ठीक है दोस्तों, तो सेकेंडरी का लपेट कितना था, N2 था, और प्राइमरी का कितना था, N1, इसलिए N2 ग्रेटर देन N1, N1 से अधिक होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों, उदग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है। उदग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है, इसकी ओर एक छड़ चुंबक लाया जा रहा है। कहता है दोस्तों उदग्र ताल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है, इसकी ओर एक छड़ चुंबक लाया जा रहा है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है, तो चुंबक की तरफ देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा होगी। कहता है दोस्तों उदग्र तल, बढ़िया से क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन लंबा है मगर बहुत ही आसान है दोस्तों। कहता है उदग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ें। उदग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है, इसकी ओर एक छड़ चुंबक लाया जा रहा है, इसकी ओर एक छड़ चुंबक लाया जा रहा है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव किधर है, कुंडली की ओर, चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है। चुंबक की तरफ से देखने पर, ध्यान देंगे कह रहा चुंबक की ओर से देखने पर, चुंबक की तरफ से देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की दिशा क्या होगी, वामवर्त, दक्षिणावर्त, पहले वामवर्त पुनः दक्षिणावर्त या पहले दक्षिणावर्त पुनः वामवर्त। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। क्वेश्चन लंबा है दोस्तों मगर इसका उत्तर बहुत ही आसान है। तो याद रखें दोस्तों इस विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, तो वामवर्त होगी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझेंगे तो आराम से उत्तर दे सकते हैं। तो कह रहा है दोस्तों, फिर से एक बार बोलते हैं कि उदग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है। उदग्र तल में चालक तार की कैसी कुंडली रखी हुई है, वृत्ताकार। कहता है इसकी ओर एक छड़ चुंबक लाया जा रहा है, इसकी ओर क्या लाया जा रहा है, एक छड़ चुंबक। चुंबक के भी प्रकार है, नाल चुंबक, छड़ चुंबक और भी चुंबक है, तो इसकी ओर छड़ चुंबक लाया जा रहा है। तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है। जो चुंबक में दो ध्रुव होंगे दोस्तों, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है उससे किधर रखा गया है, तो कुंडली की ओर। तो चुंबक की तरफ से देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, तो वामवर्त, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिति में रखा गया है। कहता है एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या रहेगा। एक सीधा चालक छड़ है, सीधा चालक में क्या लिए हैं, छड़, जिसको पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रख दिया है। ठीक है, पूर्व और पश्चिम की दिशा में इसे रख दिया गया, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रख दिया गया है। अब इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाए, जब इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाए तब इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या रहेगा, शून्य रहेगा, बढ़ जाएगा, घटता जाएगा या दिशा बदलती रहेगी। सभी लोग बताएंगे कि क्या होगा विभवांतर, जब एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है,
इसे गिरने के लिए जब छोड़ देंगे तब इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा दोस्तों? तो इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। क्या होगा दोस्तों? बढ़ता जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की ऐसे मात्रक होती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न और आसान है। यह प्रश्न तो बार बार पूछा गया है, इसलिए याद रखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई यूनिट, एसआई मात्रक या एसआई इकाई क्या होती है? तो याद रखेंगे वेबर। क्या होती है दोस्तों? वेबर। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई मात्रक वेबर होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। और आज का क्लास हम लोग फिजिक्स का पार्ट 7 देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, और कल के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे क्योंकि कल है मंगलवार। कहता है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न और आसान प्रश्न है दोस्तों। ये भी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। जो डायनेमो होता है दोस्तों, एक डिस्क धारा डायनेमो, एक प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, एक डीसी डायनेमो, एक एसी डायनेमो। तो कहता है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पर? धारा के उसमें प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर या प्रेरित विद्युत धारा पर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसलिए सभी लोग उत्तर देंगे कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है। चलिए तो याद रखेंगे बाबू, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो डायनेमो के कार्य विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। याद रखेंगे, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो रहा है ऑप्शन बी। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है। दोस्तों एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही। ठीक है, त्रिज्या को r कहते हैं, इससे सूचित करते हैं। और यहाँ भी कह रहा है कि वृत्ताकार लूप की त्रिज्या कितनी है दोस्तों? r है, और जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र पर चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को B से लिखते हैं और विद्युतीय क्षेत्र को E से। तो कह रहा है जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है, वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 है, मतलब इसका 1/8 हो जाएगा। दोस्तों यही प्रश्न आपसे कह रहा है कि वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वह चुंबकीय क्षेत्र का 1/8 हो जाएगा। केंद्र पर के चुंबकीय क्षेत्र का 1/8। बहुत बढ़िया प्रश्न है। कहता है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है? बढ़िया समझे, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है, तो वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर जाएंगे कि उसका चुंबकीय क्षेत्र B/8 1/8 गुना हो जाएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, उसका रुथिरिया जितना त्रिज्या दिया है उसका रुथिरी गुना हम आगे जाएंगे, दूर जाएंगे, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? B/8। ठीक है, याद रखें दोस्तों, जो त्रिज्या है वृत्ताकार लूप की जो r है इसका रुथिरी गुना जाएंगे, रुथिरी गुना आगे बढ़ेंगे तब चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। तो दोस्तों यह क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। डेली लाइव क्लास से जरूर जुड़ें दोपहर 12 बजे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो बगल में बेल आइकन है उसे बजा दें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।